हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के इस चैनल पे मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो भी टॉपिक आज डिस्कशन होगा उसको आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ बहुत ही लॉजिकल तरीके से इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं सर इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रटना पड़ता है। तो आपको उस रटने से बचाने के लिए मैं सारी चीज़ों को इधर लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा। एकदम आपको ध्यान से सुनना है, विदाउट हेजिटेशन। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। देखिए, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंजंक्शन। जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है प्यारे मित्रों? तो चैप्टर का नाम है कंजंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कंजंक्शन की, तो जो कंजंक्शन है प्यारे मित्रों, ये शब्द मिलके बना है दो शब्दों से। एक इसमें वर्ड है को और दूसरा वर्ड क्या है? जंक्शन। देखिए, को वर्ड जो होता है हमेशा कितने को दिखाता है? दो को दिखाता है। और जो जंक्शन शब्द होता है, जंक्शन मीन्स होता है कनेक्ट करना। जंक्शन मीन्स क्या होता है? कनेक्ट करना। तो जो दो को कनेक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड जो दो को कनेक्ट करेगा। अब बात आती है फिर दो किसको कनेक्ट करेगा। तो देखिए, जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जो दो फ्रेजेज को कनेक्ट करता है, जो दो क्लॉजेज को कनेक्ट करता है, जो दो सेंटेंसेज को कनेक्ट करता है, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? हम कंजंक्शन कहते हैं। चलिए देखिए, वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। फ्रेजेज क्या होता है? वाक्यांश। और जो क्लॉज लिखे हैं ये क्या होते हैं? उपवाक्य। और इसके साथ साथ सेंटेंसेज जो है क्या है? वाक्य। तो कोई वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये जो कंजंक्शन है ये एक शब्द भी हो सकता है और शब्द समूह भी हो सकता है। मतलब एक शब्द भी होते हैं और एक से ज्यादा शब्द भी होते हैं कंजंक्शन में। तो दोनों ही हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा, दो क्लॉजेज को कनेक्ट करेगा, या फिर दो सेंटेंसेज को। जैसे मान लीजिए, कुछ एग्जांपल देके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने इधर एग्जांपल में लिख दिया है हमने लिखा कि मोहन एंड टॉम। हमने क्या लिखा यहाँ पे? मोहन एंड टॉम आर गुड फ्रेंड्स। क्या हमने लिखा? मोहन एंड टॉम आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो, ये जो सेंटेंस लिखा है मित्रों, इसमें आपने देखा एक वर्ड लिखा है मोहन और दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? टॉम। ये जो दोनों वर्ड हैं जुड़े किससे? एंड से। तो यहाँ पे एंड जो है ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा माई ब्रदर विल परचेज आइदर अ बाइक और अ कार। हमने क्या लिखा? माई ब्रदर, ये थोड़ा सा इसको मैं क्लियर लिख दे रहा हूं। माई ब्रदर विल परचेज आइदर अ बाइक और अ कार। ये सेंटेंस लिखा है मित्रों। अब देखिए, जो सेंटेंस आपके सामने आया, इसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखिए, एक कंजंक्शन है आइदर, और आइदर के साथ हमेशा पेयर किसका आता है? और का। ये फिक्स होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आइदर कंजंक्शन के रूप में आएगा तो इसका जो पेयर बनेगा वो क्या होगा? और देखिए यहाँ पे जुड़ा किस क्या क्या है? अ बाइक अ कार। तो ये देखिए कंजंक्शन है ये। यहाँ पे देखिए, अगर हमने केवल लिखा मैन अभी के लिए जानते रहो, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन एक से ज्यादा शब्द जैसे ही होते हैं, जैसे हमने लिख दिया अ मैन, तो एक से ज्यादा शब्द होगा, तुरंत ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। या फिर हमने लिखा इवनिंग। क्या लिखा हमने इधर? इवनिंग। तो इवनिंग क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे लिख दिया इन द इवनिंग,
क्या लिख दिया, इन द इवनिंग। तो एक से ज्यादा वर्ड हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा इधर, फ्रेज। ऐसे हमने यहाँ पे लिखा काऊ, देखो अकेले आया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे मित्रों, वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं अ ब्लैक काऊ, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा। ऐसे ही हमने लिखा शर्ट, तो देखो शर्ट अकेले आया है ना, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, वर्ड। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं इन ब्लैक शर्ट, क्या हो जाएगा, इन ब्लैक शर्ट। देखो 3 वर्ड हो गए, अब ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। तो ऐसे एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो उसी को फ्रेज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड ये है, एक से ज्यादा वर्ड ये है, तो बोथ आर फ्रेजेज, ठीक है। तो दोनों क्या है, फ्रेजेज हैं, और यहाँ पे इनको ये कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जो कंजंक्शन होता है वो क्या करता है, हमेशा कनेक्ट करने का काम करता है। और किसको कनेक्ट करता है, ये 2 वर्ड्स को कनेक्ट करता है, 2 फ्रेजेज को कनेक्ट करता है, 2 सेंटेंसेज को कनेक्ट करता है, या फिर 2 क्लॉजेज को कनेक्ट करता है। क्लॉज को कैसे कनेक्ट करेगा, जैसे देखो एक एग्जांपल हो, हमने इधर लिखा हमने लिखा they said that Rabi helped in the class, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है, ये एक इसमें क्लॉज हो गया दे सेड, और दूसरा क्लॉज क्या हो गया, रबी हेल्प्ड इन द क्लास। और इन दोनों को जोड़ने काम कौन कर रहा है, तो दैट कर रहा है। तो दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। अभी के लिए बस क्लॉज, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जान पा रहे सर क्लॉज क्या है, तो क्लॉज की हिंदी मीनिंग होती है उपवाक्य। हिंदी मीनिंग क्या होती है, उपवाक्य। और इसको पहचानने का अभी के लिए शॉर्ट ट्रिक बस ये जानो कि किसी भी सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब होती हैं, क्या होती हैं, जितनी मेन वर्ब होती हैं उतने ही क्या होते हैं उस सेंटेंस में, क्लॉज होते हैं। अब बात आती है कि सर हम मेन वर्ब पहचानेंगे कैसे, तो देखो वर्ब की कुल 5 फॉर्म्स होती हैं। एक हो गई फर्स्ट फॉर्म, एक हो गई सेकेंड फॉर्म, एक हो गई थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस। ये कितनी फॉर्म्स हो गई टोटल, तो ये हो गई वर्ब की 5 फॉर्म्स। और अगर इस फॉर्म में कोई भी वर्ब आपको कहीं भी लिखी दिखाई दे, कोई भी क्रिया इस फॉर्म में लिखी हुई दिखाई दे, तो वो हमेशा क्या होती है, मेन वर्ब होती है। वो हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, वो हमेशा मेन वर्ब होती है, ठीक है। चलिए, तो आपको कंजंक्शन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमको पढ़ना है ध्यान से, सेंटेंस को पढ़ के उसको एनालाइज करना है, और उसके बाद में उसको हम एक डिस्कशन तक पहुंचाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है द प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी। प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, पुजारी। तो जो पुजारी है वाज इनोसेंट। इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, मासूम। या इनोसेंट मीन्स क्या होता है, निर्दोष। क्या होता है, निर्दोष। तो यहाँ पे जो पुजारी था वो क्या था, निर्दोष था, ब्लैंक ही कुड नॉट प्रूव इट। अब पुजारी था तो निर्दोष, लेकिन आगे क्या लिखा है, बट ही कुड नॉट प्रूव इट, लेकिन वह इसे सिद्ध नहीं कर सका। अब पुजारी निर्दोष था, वह सिद्ध नहीं कर सका। तो देखो इधर अगर वो निर्दोष था, अगर वो इधर अपने आप को सही सिद्ध कर देता, तब तो मतलब दोनों सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस वाले हैं। मतलब जैसी बात इधर की जाए उसी मिलती जुलती बात इधर हुई है। लेकिन आपने देखा जैसी बात ये फर्स्ट वाले क्लॉज में की गई है, सेकंड वाले क्लॉज में जस्ट उसकी अपोजिट बात की गई है। तो अब देखते हैं, एंड देखो लिखा है ना, एंड हमेशा सेम केस को जोड़ता है। एंड हमेशा कैसे केस को जोड़ता है, जब दो समान बातें, जैसे इधर प्रीस्ट जो है, पुजारी जो है इनोसेंट था, और अगर वह अपने आप को इनोसेंट सिद्ध कर ले जाता तो हम क्या लिखते इधर, एंड। लेकिन सिद्ध नहीं कर सका, अपोजिट है। तो प्यारे बच्चों, अपोजिट के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, बट। जब भी इधर जो बात कही जा रही हो उसके बाद में उसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट हो, तो हमेशा हम वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, बट कंजंक्शन का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट। क्या लिखेंगे, बट। तो हो जाएगा द प्रीस्ट वाज इनोसेंट। जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो इनोसेंट था, लेकिन वह कुड नॉट प्रूव इट। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, देखो सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है पास्ट टेंस हुई है ना, वाज। आप सबको पता है कि अगर कहीं वाज लिखा होता है तो ये हमेशा किसको बताता है, पास्ट को बताता है। तो देखो एक रूल और होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो,
अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो पूरा सेंटेंस हमेशा पास्ट में होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे कुड लिखा है ना, और प्यारे बच्चों ये कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ कुड लिखा है। और अगर ये प्रेजेंट में होता तो इधर कुड नहीं कैन ही लिखा होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आ गया क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए लिखा ब्लैंक थाउजेंड्स स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज, मतलब हजारों स्पीसीज प्रजातियां बटरफ्लाई की हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्या की गई है, आइडेंटिफाई की गई, मतलब पहचानी गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं, लिखा है ब्लैंक थाउजेंड्स स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज लिखा है ऑफ बटरफ्लाईज। अब देखो जो बटरफ्लाईज लिखा है कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। कैसा नाउन है, ये इधर प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। अब देखो लास्ट आपको एक वीडियो में मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि दो वर्ड आप लोग पढ़ते हो मोस्टली, एक वर्ड पढ़ते हो मेनी और एक वर्ड आप लोग पढ़ते हो मच। एक वर्ड आप पढ़ते हो मेनी और एक वर्ड आप क्या पढ़ते हो, मच। अब देखो ये जो मेनी शब्द होता है इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, और वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन जो मच होता है इसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए हमेशा किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मतलब ऐसे नाउन जिनको गिन नहीं सकते और उनको बताना है आपको कि यह संख्या में एक से अधिक हैं, तो उनके लिए आप मच लिखोगे, और जिनको गिन सकते हैं उनको बताना है संख्या में अधिक है तो मेनी। जैसे हमने लिख दिया इधर वाटर। अब देखो वाटर पानी कैसा नाउन है, पानी अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इधर कभी भी हम मेनी वाटर नहीं लिखेंगे, हमेशा गलत हो जाएगा। हमेशा हम इधर क्या लिखेंगे, मच वाटर। मेनी वाटर कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा हम क्या लिखेंगे इधर मित्रों, तो इधर हमेशा हम लिखेंगे मच वाटर। ऐसे अगर मैं इधर लिख दूं बॉयज, तो कभी भी हम मच बॉयज नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा मच नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेनी बॉयज। हमेशा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेनी बॉयज लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तो यहाँ देखो मच दो जगह पे लिखा है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा है एज मेनी एज और एज मेनी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मतलब एज मेनी एज, ढेर सारी थाउजेंड्स स्पीसीज, हजारों प्रजातियां ऑफ बटरफ्लाईज, वो क्या है, आइडेंटिफाइड। तो एज मेनी नहीं, हमेशा पेयर एज एज का आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए लिखा है लुक आफ्टर योर हेल्थ, अपने आपका जो हेल्थ है उसकी क्या करो, देखभाल करो। ब्लैंक यू शुड रिपेंट लेटर। रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना। रिपेंट मीन्स क्या होता है, पश्चाताप करना। ठीक है, पछताना। तो वही इसमें कहा गया, सही बात कही गई कि अपने हेल्थ का ध्यान रखो, नहीं आप क्या करोगे, बाद में पछताओगे। लेटर मीन्स होता है बाद में, क्या होता है, लेटर मीन्स बाद में, LATER लेटर लिखा हुआ है। देखो जब भी कहीं समय के सापेक्ष हम बाद में बात करते हैं, समय के संबंध में हमें बाद में बताना होता है। जैसे मान लीजिए आपने हमें अभी कॉल किया और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब फोन उठाऊंगा मैं क्या बोलूंगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। और वहां पे जो मैं लेटर बोलूंगा वो कौन सा, LATER, पत्र वाला मत समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, और एक लेटर और होता है LATTER, और इस लेटर का मतलब भी होता है बाद में, लेकिन ये किसको दिखाता है, ये सीक्वेंस को दिखाता है। कि किस चीज को दिखाता है, सीक्वेंस को दिखाता है, क्रम में बाद में। जैसे मान लो दो लड़के खड़े हैं, एक लड़के का नाम है A और दूसरे लड़के का नाम है B। अब हमको बताना है कि जो B वाला लड़का है बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, द लेटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जो दूसरा वाला है वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, चलिए खैर आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। तो देखभाल करो अपने हेल्थ की ब्लैंक। अब देखो कह रहा है, अब उधर एक परिणाम के रूप में बता रहा है ना, तो अपने हेल्थ की देखभाल करो एज, जैसा कि यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, मतलब बाद में पछताना पड़ सकता है। ये तो सही नहीं पड़ रहा। बिकॉज आप अपने हेल्थ की देखभाल करो क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। और अगला लिखा टिल, तो ये तो है नहीं क्योंकि जो है इस पे फिट नहीं है। अगला टिल, तो टिल का तो कोई काम ही नहीं। टिल मतलब क्या होता है, टिल मतलब तक। हाँ, लेस्ट, लेस्ट वर्ड लिखा है, लेस्ट का अर्थ होता है वरना, या फिर इसकी मीनिंग होती है कहीं ऐसा ना हो कि, क्या होती है मीनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि।
तो देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। देखिए एक सीक्वेंस होता है, ऑलरेडी एक सीक्वेंस होता है, और वो जो शब्द होता है सीक्वेंस, ये होता है लेस्ट, और लेस्ट के साथ पेयर के रूप में हमेशा क्या आता है, शुड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि आइदर अगर शब्द लिखा हो तो आइदर के साथ पेयर किसका आता है, आर का। ऐसे ही कहीं पे नाइदर लिखा हुआ हो तो नाइदर के साथ पेयर किसका आता है, नॉर का। तो ऐसे ही कहीं भी लेस्ट लिखा हो तो लेस्ट के साथ में हमेशा पेयर किसका आता है, शुड का आता है। तो देखो लेस्ट जब भी लगे, जैसे हमने लिख दिया वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो इसका अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। क्या मीनिंग होगी, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो लेस्ट के साथ हमेशा देखो पेयर जिसका आता है वो क्या होता है, हमेशा शुड होता है। अच्छा कुछ बातें और देख लो, अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट लगा है तो लेस्ट के बाद में हम कभी भी विल, कभी भी शैल, इनमें से किसी का कोई यूज नहीं करते कभी। दूसरी बात, लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, सो वी विल नॉट यूज नो, नॉट, नेवर विथ लेट, ठीक है, सॉरी लेस्ट। तो हम कभी भी क्या करेंगे, लेस्ट के साथ में नो, नॉट, नेवर का भी प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो वही लिखा है, अपने हेल्थ की देखभाल करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला देखिए लिखा है, गो होम इमीडिएटली, तुरंत घर जाओ, ब्लैंक मदर इज लुकिंग फॉर यू, आपकी मदर क्या कर रहे हैं। देखो लुक, लुक मतलब तो वैसे तो सामान्यतः आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की, लुक मतलब क्या होता है, देखना। लुक मीन्स क्या होता है, देखना। लेकिन जब हम लुक के साथ में कोई प्रीपोजिशन जोड़ दें, जैसे हमने इनटू जोड़ दिया, तो लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट। क्या होता है, इन्वेस्टिगेट। और इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ऐसे अगर मैं लुक लिख दूं, लुक के साथ में फॉरवर्ड टू लगा दूं, क्या लगा दूं, लुक फॉरवर्ड टू, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वेट, किसी की प्रतीक्षा करना। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लुक लिख दूं कि लुक फॉर, तो लुक फॉर मीन्स होता है डिमांड। क्या होता है, डिमांड, मांग करना, या फिर सर्च, कोई चीज खोजना। तो अगर इस टाइप से चीजें लिखी हुई हैं तो वही चीज यहां देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे, तो वही यहाँ लिखा है लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर मतलब डिमांड, खोजना। तो घर जाओ, आपकी मदर आपको खोज रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, पहला आफ्टर, बाद में, घर जाओ बाद में आपकी मदर खोज रही है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। सो दैट के कारण से, और अगला बिकॉज क्योंकि, और बट। तो देखो इधर लिखा है घर जाओ लेकिन आपकी मदर खोज नहीं, कोई मतलब नहीं। सो दैट का भी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कारण बताना है घर जाने का, तो जब भी हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं, रीजन बताने के लिए हमेशा हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, ब्लैंक फॉलोइंग एड ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली। देखो एक वर्ड होता है क्लोज, एक वर्ड क्या होता है, क्लोज, और आप सब जानते हो क्लोज मतलब क्या होता है, बंद। लेकिन जब इसमें एल वाई लग जाता है, क्लोजली, क्या लिख देते हैं जब हम, क्लोजली, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं बंद करने से रिलेटेड है। कैसे, जैसे मान लो कि हम बोल दे रहे हैं आपसे, जैसे हमने एक वर्ड बोला ऑनेस्ट, फिर हमने बोला ऑनेस्टी, फिर हमने बोला ऑनेस्टली। तो आप सबको भले से इसकी एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप सब एक बात जानते हो, कहीं ना कहीं इसका अर्थ ईमानदारी से संबंधित है। तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्लोज मतलब बंद, और क्लोजली मतलब भी बंद से रिलेटेड होगा। नहीं, क्लोजली मतलब होता है केयरफुली। क्या होता है, केयरफुली, ध्यान पूर्वक। क्या होता है, केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक। लोग कहते हैं ना कि रीड द डॉक्यूमेंट्स केयर क्लोजली, तो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, उनको ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो देखिए लिखा है, ब्लैंक फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, ही मिस्ड आउट एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन। अब देखो कह रहा है कि उसने जो भी इंस्ट्रक्शन थे उनको क्लोजली पढ़ा,
लेकिन फिर भी क्या कर दिया, मिस्ड आउट एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उसने मिस कर दी। तो देखो इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है के स्थान पर, या के तो यहाँ पे इसकी तो कोई मतलब नहीं। अल्दो, यद्यपि, दो अल्दो मीन्स होता है यद्यपि। चलो इधर बता दे रहा हूँ एक नई स्लाइड पे। देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है दो, THOUGH, और एक शब्द होता है ऑल्दो। और इन दोनों के साथ जब भी पेयर आता है तो पेयर के रूप में या तो हम यट लगाते हैं प्यारे मित्रों, या फिर कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा दो ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड, ये लिखा, ये भी सही है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, दो ही वर्कड हार्ड yet ही फेल्ड, इन दोनों में से हम कोई भी लिखेंगे तो दोनों ही सही है, ये भी सही है चाहे हम यट लगाएं चाहे कॉमा लगाएं। तो दो आल्दो, इन दोनों की हिंदी मीनिंग तो होती है यद्यपि, इन दोनों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यद्यपि। और इसके साथ में पेयर के रूप में हमेशा क्या आता है, यट आता है या फिर कॉमा आता है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कह रहा आल्दो लिखेंगे तो यद्यपि कि उसने इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ा था लेकिन फिर भी उसने एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मिस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा एक चीज और समझो, देखो जब भी दो आल्दो का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया जाता है तो जाहिर सी बात है, एक क्लॉज ये हो गया, ये क्लॉज नंबर 1 हो गया, और ही फेल्ड ये क्या हो गया, क्लॉज नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों क्लॉज दिए हैं, इस वाले क्लॉज में जैसी बात होगी, ठीक है, उसके दूसरे वाले क्लॉज में इसका जस्ट अपोजिट बात होगा। ये है इसकी प्रॉपर्टी होती है, रूल होता है। कैसे, जैसे लिखा है दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। अब कठिन परिश्रम किया है तो उसे पास हो जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यद्यपि कि उसने इंस्ट्रक्शन को क्लोजली ध्यान से पूर्वक पढ़ा था लेकिन फिर भी उससे एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या हो गई, मिस हो गई। तो वही चीज है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है नाइदर श्याम ब्लैंक रोहित। अब भी मैंने आपको बताया आपको ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर्स है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि नाइदर के साथ में हमेशा पेयर किसका आता है, नॉर का। और अगर कहीं पे आइदर लिखा हुआ है तो आइदर के साथ पेयर किसका आता है, और का। ये दोनों पेयर, और एक पेयर और बता दे रहा हूं, नॉट ओनली के साथ हमेशा पेयर किसका आता है, बट आल्सो का। ये तीन पेयर आप याद रखो हमेशा, क्योंकि ये तीनों मतलब केवल कंजंक्शन में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर ग्रामर में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, हमेशा इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखा हुआ नाइदर श्याम, ना तो श्याम। अब देखो नाइदर के साथ हमेशा पेयर किसका आता है, नॉर का। तो ना तो श्याम नॉर रोहित, ना तो रोहित कम टू द स्कूल टुडे, मतलब आज ना तो श्याम स्कूल आया था ना तो रोहित आया हुआ था, यही मीनिंग है। अच्छा एक चीज और देख लो, ये देखो इसमें नाइदर के साथ पेयर क्या है, नॉर। अब देखो इसमें जो श्याम है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, और जो रोहित है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे कोई कम लिखा, कम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल होती है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे हाँ देखिए, मान लो नहीं ये सेंटेंस जो लिखा हुआ, चलिए इसमें एक करेक्शन और है। तो देखिए नाइदर श्याम नॉर रोहित। अब देखो इस सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है, रूल ये होता है कि जब भी ऐसे पेयर कंजंक्शन, ये जो तीनों पेयर कंजंक्शन लिखे हैं, जब भी इन तीनों से जुड़ेगा कोई भी सेंटेंस बनेगा तो इन तीनों के बाद में यहाँ पे आपको एक वर्ब लिखी हुई मिलेगी। तो ये जो वर्ब आती है ये वर्ब के नजदीक वाले या दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो देखो कम के नजदीक कौन है, रोहित। तो कम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम्स होना चाहिए। या पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, तो दूसरा सब्जेक्ट तब भी है, तब भी यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कम्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, नॉर का, ठीक है। चलिए अगला देखिए लिखा है ही इज वीक ब्लैंक ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। वह कमजोर है। अब कमजोर है अगर
तो उसको तो काम कम करना चाहिए ना, लेकिन कमजोर होने के बावजूद वो क्या करता है, अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत ढेर सारे कार्य करता है। तो देखिए ये मतलब इधर जैसी बात कही, अरे इसका अपोजिट कहा जा रहा है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन। अब देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑप्शन के रूप में क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि जो एंड होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा सेम केस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सेम केस को। तो एंड तो यहाँ से गलत हो जाएगा, क्यों, अब जैसे इधर वीक है तो वीक है इधर, अगर उधर कम काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम केस हो जाएगा। लेकिन वीक भी और काम ज्यादा कर रहा है तो उल्टा हो गया, तो एंड नहीं होगा। यट, अच्छा चलो छोड़ देते हैं। और अगला लिखा बिकॉज, जो है वीक है इसीलिए ज्यादा काम करता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, सो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देखो यट मतलब होता है फिर भी, यट मतलब क्या होता है, फिर भी। तो वह वीक है फिर भी वह बहुत ज्यादा काम करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है लिखा हुआ ही विल नॉट वर्क ब्लैंक ही इज कंपेल्ड। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है ही विल नॉट वर्क, वह काम नहीं करेगा, ब्लैंक ही इज नॉट कंपेल्ड। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, टिल है, इफ है, आफ्टर है और अनलेस है। अब टिल का तो यहाँ कोई यूज नहीं है। अगला देखिए लिखा इफ का भी कोई यूज नहीं है। अब वह काम नहीं करेगा बाद में ही इज कंपेल्ड, तो ये भी मतलब नहीं है। तो अनलेस, अनलेस का प्रयोग हम करते हैं हमेशा कंडीशन के लिए। अनलेस का प्रयोग हमेशा हम किसके लिए करते हैं प्यारे बच्चों, तो अनलेस का प्रयोग हमेशा हम करते हैं कंडीशन के लिए। और जब भी इसका हम प्रयोग कंडीशन के लिए करेंगे तो इसके बाद में, यहाँ इसके बाद वाले में ना तो नॉट लगना चाहिए और ना तो इसके बाद वाले में बिल लगना चाहिए। तो ये सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो लिखा हुआ है, लिखा है ब्लैंक आई नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, यू वुड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। कर ब्लैंक आई नॉट इन्फॉर्म, देखिए यहाँ पे आई नॉट इन्फॉर्म्ड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हेल्पिंग वर्ब गायब है। तो हेल्पिंग वर्ब गायब है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ कहीं लगी होगी। तो देखो इन्फॉर्म्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगर मेन वर्ब, तो इधर कुछ ऐसा लगा होगा इज एम आर, तो या तो पैसिव वॉइस बनाया होगा या तो हैव हेड लगा होगा। तो देखते हैं, देखो इधर कहीं इज एम आर तो लिखा नहीं है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ बचा क्या, हेड, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, हेड। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे यहाँ पे, हेड। देखो कैसे, देखो जब भी कहीं पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ देख लो, अकेले लिखी हुई हो, तो देखो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये अगर मेन वर्ब के रूप में आई है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इधर भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, इधर भी क्या होगी, कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। और अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, तो इसका मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आई है, तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या क्या चीजें आती हैं, या तो हैज आती है, या तो हैव आती है, या तो हैड आती है, या फिर इज एम आर, वाज वर, या फिर बीन। इन्हीं में से कोई एक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखी होनी चाहिए। इनके अलावा अगर केवल यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और इधर एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो इसके अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो हम देख लेंगे इसी में से, तो हमने देखा इनमें से तो और कुछ दिख नहीं रहा, यही एक दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा हैड आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस यू वुड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर मैंने आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया होता तो आप उस अवसर को मिस ना करते। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि इसमें कोई कार्य पूरा, कोई शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। अच्छा इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ आई हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तब भी ये सही होगा। तो चाहे तो यहाँ इफ लगाओ, लेकिन अगर इफ हटा दोगे तो हैड को उसके पहले सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा है ही वाजंट लिसनिंग ब्लैंक आई वाज सेइंग। अब देखिए लिखा ही वाजंट लिसनिंग, मतलब वह नहीं सुन रहा था, कब, ब्लैंक आई वाज सेइंग, जब मैं बोल रहा था। तो जब मैं बोल रहा था तब नहीं सुन रहा था। चलो देखते हैं ऑप्शन। तो पहला लिखा दैट ही वाज नॉट लिसनिंग दैट आई वाज सेइंग, और टू व्हाट
जो कुछ भी, व्हिच जिसको, और दैट व्हिच। अब देखिए दैट व्हिच दोनों का प्रयोग यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है, तो और यहाँ पे दैट केवल नहीं आ सकता। अब देखिए दो ऑप्शन बचे, टू व्हाट, ही वॉज नॉट लिसनिंग, वह नहीं सुन रहा था, टू व्हाट जो कुछ भी, आई वॉज सेइंग मैं कह रहा था, व्हिच आई वॉज सेइंग। अब देखिए अपने पास में दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन फिलअप करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे केवल व्हिच, तो देखिए सामान्यतः बच्चे ये जानते हैं कि जो व्हिच होता है इसका हम प्रयोग करते हैं थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। किसके लिए? थिंग्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, दो चीजों के लिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? व्हिच का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मीनिंग, आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। लिखा ही वाजंट लिसनिंग, वह नहीं सुन रहा था, व्हिच जो आई वाज सेइंग जो कुछ भी मैं कह रहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थिंग्स में आएगा ना ये, जो कुछ भी कहना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला देखिए लिखा, नो सूनर डिड ही गो इन ब्लैंक ही केम आउट। अब ध्यान से सुनो, ये भी एक पेयर है। देखिए नो सूनर अगर कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए तो नो सूनर के साथ हमेशा जो पेयर आता है वो क्या होता है? देन। नो सूनर के साथ पेयर किसका आता है हमेशा? तो नो सूनर के साथ में हमेशा पेयर आता है देन का, THAN का। और इसकी हिंदी मीनिंग जो होती है वो निकलती है ज्यों ही त्यों ही। जैसे आप लोग कहते हो ना, ज्यों ही घर से मैं बाहर निकला त्यों ही बिल्ली रास्ता काट गई। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? नो सूनर हैड आई कम आउट फ्रॉम माई होम देन अ कैट क्रॉस्ड द रोड। क्या हो जाएगा? अ कैट क्रॉस्ड द रोड, मतलब ज्यों ही मैं घर से बाहर निकला बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ठीक है, यही इसकी मीनिंग होगी। अब देखिए लिखा, नो सूनर डिड ही गो। अब नो सूनर लिखा हुआ है और नो सूनर साथ पेयर किसका आता है? देन का। किसका पेयर आता है? देन का। ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब भी लिखा होगा तो हमेशा देन का पेयर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे लिखा है? तो एंड लिखा है गलत, देन लिखा है गलत, व्हेन लिखा है गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, नो सूनर के साथ देन आता है, लेकिन कंफ्यूजन या तो देन लिख देता है या तो व्हेन लिख देता है। इन्हीं दोनों को लिख के हमेशा कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कंजंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर ध्यान में रहें। अगला देखिए लिखा, सी इज ब्यूटीफुल ब्लैंक ब्रेव। अब देखो ब्यूटीफुल भी है, ब्रेव भी है। अब देखो इधर जैसी बात की जा रही है उसी के पॉजिटिव बात इधर भी की जा रही है, मतलब दोनों सेम सेंस है ना। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में सेम चीजों को, मतलब सेम टाइप की इक्वल चीजों को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा एंड लगाते हैं। तो देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या लिखा? एंड लिखा, तो यही ऑप्शन। अगर बी लिखते, बट लिखते तो क्या हो जाता? सी इज ब्यूटीफुल बट ब्रेव, तो ये उल्टा हो जाता। मैंने अभी आपको बताया कि बट का प्रयोग हमेशा ऐसे सेंटेंसेज में करते हैं जहां पे कहीं अपोजिट मीनिंग को कनेक्ट करना हो। तो ये अपोजिट मीनिंग नहीं, ये पॉजिटिव है। ऐसे यट, यट मतलब क्या होता है? फिर भी। वह ब्यूटीफुल है फिर भी ब्रेव है। अभी जरूरी थोड़ा कि जो ब्यूटीफुल हो बहादुर ना हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगला देखिए लिखा हुआ है सो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा है, ब्लैंक सी इज क्लेवर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक। अब देखो कह रहा है कि सी इज क्लेवर, वह क्या है? बहुत ही क्लेवर है, चालाक है, चतुर है। ब्लैंक सी ऑफन, वह हमेशा, ऑफन मतलब क्या होता है? प्रायः, या इस ऑफन मीन्स क्या होता है? हमेशा। तो वह ब्रेव है लेकिन हमेशा क्या करती है? मेक्स मिस्टेक, गलती कर बैठती है, पागल टाइप की होगी। क्यों? चलिए खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है, ब्लैंक सीज क्लेवर। अब देखो इधर जो बात कही जा रही इधर उसके जस्ट अपोजिट है। अब अगर वो क्लेवर है, चतुर है, तो क्या होना चाहिए? तो इधर जो भी बात कही जा रही है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इधर तो निगेटिव है। तो देखो डेस्पाइट, डेस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। और एक शब्द और होता है इन स्पाइट ऑफ, और एक शब्द अभी बताया डेस्पाइट। इन दोनों की ही मीनिंग होती है के बावजूद। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है? के बावजूद।
तो देखिए डेस्पाइट छोड़ दीजिए इसको, सिंस जब से, ये तो गलत हो जाएगा, जब से वह बुद्धिमान जब से वह चतुर है तब से गलतियां करती, नहीं गलत। आल्दो, अब देखते हैं लिखा यद्यपि की, अगर इधर आप क्या फिलअप करोगे ऑल्दो, तो मैंने आपको बताया कि दो आल्दो के साथ में हमेशा पेयर किसका आता है, कॉमा का या फिर यट का, तो कॉमा लगा, चलो छोड़ दो इसको। तो अब देखिए अगला, और इधर यट लिखा, तो केवल यट से नहीं, यट का कभी पेयर नहीं आता, हमेशा ऑल्दो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा हुआ है यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, आप नहीं, यू विल नॉट अलाउड टू बी टू एंटर, मतलब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्या करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ब्लैंक यू हैव एन एंट्री पास, जब तक कि भैया तुम्हारे पास एंट्री पास नहीं होगा, पास पास कई बार आ जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है यू विल नॉट अलाउड, तो अगर इधर कह रहा है जब तक आपके पास एंट्री पास नहीं होगा तब तक अलाउ नहीं होगी, यही अर्थ निकल रहा है। तो देखते हैं ये वाला सेंस कौन दे रहा है, तो इफ यू हैव नॉट एंट्री पास अनलेस, अब देखो कह रहा है ये वाला कार्य, ये वाली शर्त अगर पूरी नहीं होगी तो कार्य पूरा नहीं होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसी बात की जाए जिससे कोई शर्त पूरी ना हो तो कार्य पूरा ना हो, तो इसी को हम कंडीशन कहते हैं, और इसके लिए हमेशा अनलेस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनलेस। तो आपको एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके पास एंट्री पास नहीं होगा, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, जब तक की, और डॉट डॉट नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ही वाज ब्लैंक एंग्री टू स्पीक मी, क्या लिखा हुआ है, ही वाज ब्लैंक एंग्री टू स्पीक मी, तो ही वाज देखो लिखा सो एंग्री टू स्पीक मी, टू एंग्री टू स्पीक मी, दैट एंग्री, और अगला क्या लिखा, सच एंग्री। चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए, आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग, हाँ कौन सा ऑप्शन आप लोग फिलअप करेंगे, चलिए बताइए यहाँ पे। तो देखिए लिखा है ही वाज ब्लैंक एंग्री टू स्पीक मी, तो अगर हम पहला भरेंगे ही वाज सो एंग्री, तो देखो सो के साथ टू का पेयर नहीं आता है, टू का पेयर हमेशा TOO2 के साथ में TO2 का पेयर आता है, ये हमेशा याद रखना। और TOO2 का प्रयोग हम हमेशा ऐसे वाक्यों के लिए करते हैं, ऐसे सेंटेंसेज के लिए करते हैं जहां पे दिखाया जाता है मोर देन व्हाट इज नीडेड, किसको, मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब जितने की जरूरत है उससे जब ज्यादा हो जाए, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब ये टू मच हो रहा है, क्या हो रहा है, टू मच हो रहा है, तो टू मच का मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना यू आर टू बैड, क्या बोल देते हैं, टू बैड, मतलब बहुत बुरे हो। अब टू बैड का मतलब ये होता है जितना बुरा होना चाहिए भाई साहब उससे ज्यादा बुरे हैं, ठीक है। या मान लीजिए कहीं पे बहुत से लोग ऐसे हैं, दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, बोल दे रहे टू मच मनी ये मांग रहा है, क्या मांग रहा है, टू मच मनी ये मांग रहा है, मतलब जितना मनी उसको मांगना चाहिए एक लेवल उससे ज्यादा हो रहा है। तो हमेशा TOO2 का प्रयोग हमेशा हम वहाँ ऐसे सेंटेंसेज में करते हैं जहाँ पे मोर देन व्हाट इज नीडेड। अब देखो एक और देखो एग्जाम्पल इसी पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो देखो यहाँ TOO2 के साथ में किसका पेयर आता है, TO2 का। ऐसे हमने लिख दिया ही इज टू पुअर टू परचेज दिस कार, मतलब वह टू पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब है कार खरीदने के लिए, मतलब कार खरीदने के लिए जितना गरीब होना चाहिए, जैसे मान लो एक कार खरीदने के लिए आपके पास में 5 लाख रुपया होना चाहिए, तो 5 लाख रुपए से नीचे है, मतलब इतना गरीब है, यही कहा जा रहा है। ऐसे लिखा ही इज टू वीक, वो अब इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता, मतलब चलने के लिए जितना कमजोर होना चाहिए, मतलब एक लेवल होगा कि चलो अच्छा इतना कमजोर है आदमी तो चल सकता है, वो ये उससे भी ज्यादा कमजोर है। तो ऐसे इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, TOO2 का प्रयोग करते हैं, और जब भी किसी सेंटेंस में TOO2 आता है तो हमेशा पेयर टू, ऐसे देखो यहाँ TOO तो यहाँ भी क्या होता है टू। तो अच्छा इसका एक सीक्वेंस होता है, देखो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है इधर वर्ब, और वर्ब के बाद में आता है टू, और टू के बाद में यहाँ पे आता है क्या, एक एडजेक्टिव, क्या आता है, एडजेक्टिव। जैसे पुअर लिखा है तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, वीक लिखा है तो वीक भी क्या है, एडजेक्टिव है।
और इसके बाद में फिर TOO आता है, फिर TO2 आता है, और TO2 के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सीक्वेंस होता है। कैसे? तो थोड़ा सा इसको पढ़ो, देखो ध्यान से आप लोग। जैसे इस सेंटेंस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो ही सब्जेक्ट इज वर्ब, फिर TOO और फिर पुअर एडजेक्टिव, फिर TO2 और उसके बाद में परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही सब्जेक्ट इज वर्ब, फिर TOO और फिर ये आ गया बी के एडजेक्टिव, फिर TO2 और फिर वाक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस टाइप से दोनों ही चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो वही लिखा है ही इज टू एंग्री, मतलब वह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, TOO एंग्री, मतलब वह इतना ज्यादा एंग्री है टू स्पीक टू मी। मतलब एक होता है कि चलो अच्छा इतना गुस्सा है तो बातचीत तो हो ही जाएगी, लेकिन कभी कभी आदमी इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि बातचीत भी नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज इधर लिखा है कि ही इज टू एंग्री, मतलब वह बातचीत करने के लिए जितना गुस्सा होना चाहिए उससे भी ज्यादा गुस्सा है। तो वही चीज है यहाँ पे TOO और इसके साथ में पेयर हमेशा किसका आता है, TO2 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और बाकी ये जो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देखो सो का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसी को जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस लिखा हुआ है, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। देखिए इसी को अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप यहाँ सो का भी यूज कर सकते हो, बट इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट ही कैन नॉट। अब मान लो इधर जहाँ पे इज लिखा हुआ है यहीं पे वाज लिखा होता, तो आप इधर भी पास्ट में कर देते तो दैट ही वाज कैन नॉट हो जाता। क्या हो जाता, ही वाज कैन नॉट हो जाता। तो इस टाइप से ये भी पेयर आता, तो मतलब सो का भी पेयर आ सकता है। देखो सो के साथ में एक तो एज का पेयर आता है, और जब सो के साथ एज का पेयर आता है तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती, इतना जितना। और ऐसे ही सो के साथ में दैट का भी पेयर आता है, जो कि आपके सामने है। तो देखो यहाँ सो के साथ में पेयर किसका आया, दैट का। तो अगर सो के साथ आए, जैसे हमने लिख दिया ही इज नॉट सो गुड, ही इज नॉट सो गुड एज टॉम, तो वह नहीं है इतना अच्छा जितना कि टॉम, वह इतना अच्छा नहीं जितना कि टॉम। तो ये हो गया, और सो के साथ दैट वाला हो गया। तो एक सो के साथ दैट का और एक TOO का, ये जो इसकी मीनिंग है वही इसकी मीनिंग, कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। वही इसमें भी कहा जा रहा है कि ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है दैट कि ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता। तो मीनिंग दोनों की सेम ही है यहाँ पे। तो वही इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में वही चीज लिखा है कि ही इज टू एंग्री, वह इतना गुस्सा की बात नहीं कर सकता। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आई एम एज सक्सेसफुल ब्लैंक ही, सॉरी आई एम नॉट। अब देखो एज लिखाना अभी आपको बताया, देखो एक तो होता है एज का पेयर होता है, और एक क्या होता है, सो एज का पेयर होता है। तो दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है, इतना जितना। क्या होती है हिंदी मीनिंग, इतना जितना। लेकिन एज का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज में और नेगेटिव सेंटेंस में, जबकि सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो एज लिखा, इधर अगला पेयर भी क्या आएगा, एज, तो हो जाएगी मीनिंग आई एम नॉट, मैं नहीं हूं एज सक्सेसफुल, इतना सफल जितना कि सी इज, जितना कि वह है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ एज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखिए लिखा हुआ है सचिन वाज स्टैंडिंग। अब देखो सचिन खड़ा था, ए साइड नेक्स्ट बिसाइड बिसाइड्स। तो देखो बिसाइड यहाँ पे फिलअप करेंगे, बिसाइड मतलब होता है बगल या नियर, तो और बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त। इन्हीं दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो सचिन के अतिरिक्त नहीं खड़ा था, मैं सचिन के बगल में खड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिसाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला लिखा है ही वेंट टू लाइब्रेरी ब्लैंक टू फाइंड दैट ही वाज क्लोज्ड। अब कह रहा है ही वेंट टू लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी गया, ब्लैंक टू फाइंड कुछ कोई चीज ढूंढने, दैट इट वाज क्लोज्ड, और वो क्या थी, क्लोज थी। देखो सेल्डम मतलब ना के बराबर, नेवर मतलब कभी नहीं, ओनली मतलब केवल, और हार्डली मतलब ना के बराबर। तो वह लाइब्रेरी गया था केवल, यहाँ पे ओनली
केवल टू फाइंड, केवल जानने दैट कि इट वाज क्लोज, कि वह क्लोज है या नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं इनका कोई यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है। देखो कुछ शब्द होते हैं जैसे हमने बोल दिया हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, मेयरली, इन सब का अर्थ जो होता है, इन सब की मीनिंग होती है ना के बराबर। क्या होती है, ना के बराबर। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं, अगला लिखा आई रिक्वेस्टेड माई वाइफ टू स्टे देयर, मैंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट किया कि वहां पे रुके ब्लैंक फ्रॉम द शॉप, तो वहां पे रुके जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, अंटिल आई केम बैक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा ईच स्कूल हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ रूल, मतलब हर स्कूल का अपना अपना नियम होता है, ब्लैंक ऑल गुड पीपल शुड फॉलो देम, और जितने अच्छे पीपल मतलब यहाँ शिष्य, जितने अच्छे शिष्य हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो देखो ये मतलब इधर जैसी बात कही गई, इसका मतलब पॉजिटिव चीज है ना, सेम चीजें हैं, तो यहाँ बट तो होगा नहीं। अगला लिखा आर, ये भी नहीं होगा, ऑफ ये भी नहीं होगा, तो एंड सेम केस को जोड़ता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।